जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मैं हूं मयूर मोगरे। तो ये देखिए कितनी जबरदस्त कोट बोली गई है कि सराउंड योरसेल्फ विद दोज दैट आर हंग्री फॉर सक्सेस। हम जैसे लोगों के साथ रहेंगे हम वैसा ही बन जाएंगे। इसीलिए जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि जिंदगी में दो तरीके के लोग होते हैं, विनर्स एंड लूजर्स। तो अगर आप विनर्स के साथ रहते हो तो आप भी विनर ही कहलाओगे, और अगर आप लूजर्स के साथ रहते हो तो आप भी लूजर ही बन जाओगे। क्योंकि एक थॉट प्रोसेस जो है वो डेवलप हो जाती है। अगर आप ऐसे लोगों के साथ रह रहे हो जो कि कंटिन्यूअसली आपके अंदर नेगेटिविटी भर रहे हैं, हमेशा नेगेटिव बातें जो है वही कर रहे हैं कि नहीं यार पढ़ाई जो है वो नहीं हो रही है, पढ़ाई जो है वो मन ही नहीं लग रहा है, ये तो क्या यार हम देते रहेंगे क्या मतलब रहेगा, एग्जाम जो है वो तो देते ही रह रहे हैं हम लोग। तो इसमें आपकी थॉट प्रोसेस ऐसी हो जाएगी यार छोड़ो फिर नहीं देते हैं। लेकिन अगर आप विनर के साथ रह रहे हो, नहीं यार हो जाएगा हम करके देखते हैं, कुछ वहां पर ये प्रॉब्लम इसलिए नहीं हो पाया, तो ऐसे अगर आप रहते हो तो फिर आप जरूर सक्सेसफुल बनोगे। इसीलिए आपकी संगत कैसी है वो तय करती है कि आप आगे क्या करने वाले हो, क्या बनने वाले हो। और थॉट प्रोसेस डेवलप करना ये जरूरी होता है। इसीलिए हमेशा ध्यान में रखिए कि अपने आप को उन लोगों के साथ सराउंड कीजिए जो सक्सेस के लिए हंग्री हो, ना कि एक्सक्यूजेस बनाने में माहिर हो। अब यहाँ पर थोड़ा एमएम एकेडमी के बारे में बात कर लेते हैं। तो एमएम एकेडमी ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर कीजिए। वहां पर मेरे द्वारा बहुत सारे कोर्सेस आपके लाए जा रहे हैं जो आपको एग्जाम में काफी फायदा पहुंचा सकते हैं। अब वहां पर स्पीड ऑप्शन जो है वो भी अवेलेबल है। उसी के साथ साथ हाल ही में मैंने एंशियंट हिस्ट्री का जो कोर्स है वो भी लॉन्च कर दिया है। तो एंशियंट हिस्ट्री का कोर्स भी आपको देखने को मिल रहा है, काफी काफी कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है। उसका जो डेमो लेक्चर है वो आप ऐप पर देख सकते हो। तो काफी सारे इंटरेस्टिंग फीचर्स है। उसी के साथ साथ ईएमआई ऑप्शन भी अवेलेबल है। तो ईएमआई ऑप्शन के थ्रू भी आप पे कर सकते हो जो सब्सक्रिप्शन है वो, और जो वीडियोस है उन्हें एंजॉय कर सकते हो। अब यहाँ पर हम 4th अगस्त का जो एनालिसिस है वो देखने वाले हैं। आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। पीडीएफ वीडियो अपडेट्स के लिए आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो, लिंक सभी के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो आइए मैप बेस्ड एक्सरसाइज देखते हैं। यहाँ पर आपको जो वाटर बॉडी है उसे पहचानना है जो कि अपनी बॉर्डर इराक, कुवैत, कतार के साथ शेयर करती है। तो ये वाटर बॉडी कौन सी है ये आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। आप वीडियो को पॉज कीजिए, इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लिखिए और फिर वीडियो को रिज्यूम कीजिए। तो आइए यहाँ पर एडिटोरियल पेज आइडियाज पेज देख लेते हैं। तो कई इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स है। ये टिकटॉक उसका जियो पॉलिटिक्स जो चल रहा है, मतलब अब यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट जो है वो जो परचेस करने की कोशिश कर रहा है टिकटॉक को, उसके रिगार्डिंग आर्टिकल बात कर रहा है। उसी के साथ साथ बहुत सारे जो आर्टिकल्स हैं वो जो राम टेम्पल है उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो वो हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि जो भी डिस्प्यूट चल रहा था, जो भी सुप्रीम कोर्ट में मैटर था, उसके रिगार्डिंग सेपरेट वीडियो मेरे द्वारा बनाया जा चुका है। तो वो आप देख सकते हो। तो बाकी अब क्या होने वाला है वो पॉलिटिकल चीजें हमारे लिए जानने की जरूरत नहीं है। एक्सप्लेन सेक्शन में हम देखते हैं इतनी सारी वैक्सीन, अगर आप देखोगे मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में वैक्सीन जो है वो प्रिपेयर करने की कोशिश की जा रही है, इंक्लूडिंग इंडिया। और एक ही कंट्री में बहुत सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो वैक्सीन बनाने की कोशिश कर रही है। तो इतनी सारी वैक्सीन रेस में क्यों लगी हुई है, एक वैक्सीन पर काम क्यों नहीं करते हैं, तो वो यहाँ पर हम जानने की कोशिश करेंगे। उसी के साथ साथ यहाँ पर लोकस जो है उसके बारे में बात की जा रही है। तो लोकस के रिगार्डिंग भी हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ जो चीजें उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। टाइम कैप्सूल क्या होता है, काफी इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग है। सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि टाइम कैप्सूल क्या है, नीचे दिए गए में से स्टेटमेंट में से बताइए। तो ये आपको आ सकता है। तो इसके रिगार्डिंग भी देखेंगे। यहाँ पर फॉरेस्ट रेंज, तो इसमें हम काफी सारी स्टैटिक पोर्शन से रिलेटेड चीजें जो है वो समझने की कोशिश करेंगे। उसी के साथ साथ यहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो लॉन्च कर रहा है डाटा सेंटर पॉलिसी। तो इसके रिगार्डिंग भी हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। सिंगल विंडो क्लियरेंस जो है वो दिया जा रहा है। अब देखिए अगर आप देखो तो दिन भर में जो भी न्यूज आती है, ठीक है, दिन भर में जो भी न्यूज आती है उसके लिए आप अलग अलग सेपरेट वीडियोस अगर देखते हो, ठीक है, सेपरेट वीडियोस अगर आप देखते हो तो हर वीडियो अगर हम एवरेजली 10 मिनट का भी पकड़ते हैं तो जितनी हम न्यूज आर्टिकल्स कवर करते हैं उतनी अगर आप सेपरेटली न्यूज देखो तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। और यहाँ पर न्यूज़पेपर का फायदा क्या होता है कि आपकी न्यूज जो है वो कवर हो जाती है। उसी के साथ पूरा न्यूज़पेपर जो है आपका 30 to 45 मिनट्स में कवर हो जाता है। मतलब इससे अच्छा फायदा क्या हो सकता है। इसीलिए जो न्यूज़पेपर है ये सिर्फ एग्जाम पर्सपेक्टिव से ही नहीं, लेकिन आपको पूरे दिन भर में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, वो भी जानने के लिए काफी हेल्पफुल है। इसीलिए आप न्यूज़पेपर जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूं तो शेयर आप जरूर कीजिए जिससे कि दूसरों को भी फायदा मिले, ठीक है। तो आइए यहाँ पर पहले न्यूज आर्टिकल पर आते हैं। बिग बिग ब्लो यहाँ पर होने वाला है इंडियन आईटी प्रोफेशनल्स के लिए।
क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप है उसने यहाँ पर H1B वीजा होल्डर जो है उनके लिए उनकी जो हायरिंग है उस पर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया है। अब यहाँ पर हमारे लिए जानना ये जरूरी है कि H1B वीजा क्या है, अलग अलग वीजा जो है वो कौन कौन से दिए जाते हैं, किसके लिए दिए जाते हैं। अब यहाँ पर जब बैन लगाया जा रहा है तो मतलब इसका इम्पैक्ट इंडिया पर क्या होने वाला है, इंडियन प्रोफेशनल्स पर क्या होने वाला है। देखिए, सबसे पहले तो बेसिक चीज देखते हैं कि यहाँ पर हम इंडिया में हैं। इंडिया से अगर कोई बहुत ही अच्छा स्पेशलिस्ट बन जाता है किसी चीज का और अगर उसे फॉरेन कंट्री में काम करना है, फॉर से यूएसए में काम करना है, तो यहाँ पर सबसे पहली चीज तो है कि उसके पास पासपोर्ट रहना चाहिए। दूसरा है कि उसके पास वीजा जो है वो उसे लेना पड़ता है उस कंट्री का। ठीक है, अगर हम वीजा घूमने के लिए जा रहे हैं तो उसके लिए अलग वीजा होता है, उसके लिए टूरिस्ट वीजा होता है। लेकिन अगर हम काम करने के लिए जा रहे हैं या फिर कुछ और चीजों के लिए जा रहे हैं तो अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग वीजा जो है प्रोवाइड किए जाते हैं। और यूएसए में अगर हम देखें तो बहुत सारे वीजा हमें देखने को मिलते हैं। H1B वीजा काफी दिनों से काफी सुर्खियों में रहा है। क्यों रहा है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप हमेशा ये बोल रहे हैं कि अमेरिका फर्स्ट। अब जब वो अमेरिका फर्स्ट बोल रहे हैं तो उन्होंने ये सीधा बोल दिया है कि हायर अमेरिकन्स, अमेरिकन्स को ही आप हायर कीजिए, कोई फॉरेन कंट्री के एम्प्लॉयज मत लीजिए। अब जो कंपनीज है वो फॉरेन कंट्री के एम्प्लॉयज क्यों लेते हैं? क्योंकि अमेरिकन्स को अगर वो हायर करे, कोई कंपनी है यूएसए में, अगर वो अमेरिकन को हायर करे तो उसे फॉर से, अगर हम इंडियन के कंपैरिजन में देखते हैं समझने के लिए सिर्फ, तो उसे पैकेज जो है 1 करोड़ का देना पड़ेगा अगर वो अमेरिकन को हायर करते हैं। लेकिन वही अगर इंडियन को हायर करते हैं तो वो 25 लाख में भी सेटल हो जाएगा। तो क्या होता है, चीप लेबर उन्हें मिलता है। इसीलिए वो जो कंपनीज होती है वो प्रीफर करती है फॉरेन नेशनल्स को, मतलब इंडियंस को हायर करना। अब यहाँ पर जो अनएम्प्लॉयमेंट यूएसए में बहुत ज्यादा बढ़ गई है और इसी के चलते जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने कहा है कि आप अमेरिकन को ही हायर कीजिए जिससे कि एम्प्लॉयमेंट रेट जो है फिर से ऊपर चला जाए। और इसी के चलते उन्होंने H1B वीजा जो है उस पर बैन लगाने की कोशिश कर दी है। अब यहाँ पर H1B वीजा के बारे में अगर हम देखें, इंडिया जो है वो लार्जेस्ट बेनिफिशियरीज है H1B वीजा के। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए इंडियंस 309,986 H1B वीजा एज ऑफ 2018 और 73.9% जो है टोटल H1B वीजा इशू किए गए उसका ये पार्ट हमें देखने को मिलता है। मतलब सोचिए आप कितने ज्यादा, जितने भी H1B वीजा इशू किए जाते हैं ज्यादा से ज्यादा इंडियंस ही हमें उसमें देखने को मिलते हैं। और फाइनेंशियल ईयर 2021 में 68% H1B वीजा रजिस्ट्रेशन जो है वो हमें देखने को मिले हैं, फॉलोड बाय चाइना। ठीक है, जो कि 13.2% अकाउंट करता है। तो इस तरीके की चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो इसका मतलब क्या है कि जब H1B वीजा पर रोक लगा दी जाएगी तो बट ऑब्वियस सबसे ज्यादा इंपैक्ट किसको पड़ेगा? इंडियंस को ही पड़ेगा। जो इंडियंस वहां पर जाकर काम करना चाहते हैं उन पर ही पड़ेगा। और कुछ दिन पहले, जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि डॉट्स जुड़ाया कीजिए, कुछ दिन पहले ही हमने डिस्कस किया था कि जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने कहा कि जो भी पढ़ रहे हैं वहां पर, जो भी स्टूडेंट्स है, अगर वो ऑनलाइन है तो यहाँ से निकल जाओ अमेरिका से। अगर ऑनलाइन आप पढ़ रहे हो तो फिर निकल जाओ, ऑनलाइन एजुकेशन के लिए यहाँ पर रहने की जरूरत नहीं है, ऐसा भी उन्होंने कहा था। अब H1B वीजा के रिगार्डिंग आपको जो क्वेश्चंस है वो पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर ये एक नॉन इमिग्रेंट वीजा है जो कि यूएस कंपनीज को अलाउ करता है कि वो ग्रेजुएट लेवल फॉरेन वर्कर जो है उन्हें स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन में एनरोल कर सके, एम्प्लॉय दे सके। अब स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन में थियोरेटिकल या फिर टेक्निकल एक्सपर्टीज होना जरूरी है कोई स्पेसिफिक फील्ड में। ठीक है, जैसे कि आईटी हो गया, फाइनेंस हो गया, अकाउंटिंग हो गया, आर्किटेक्चर हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, साइंस हो गया, मेडिसिन हो गया। तो ये सारे फील्ड में अगर स्पेशलिटी होती है, एक्सपर्टीज होती है, तो फिर वहां पर जो कंपनीज है उन्हें हायर कर सकते हैं H1B वीजा के लिए। उसी के साथ साथ कोई भी प्रोफेशनल लेवल जॉब जो यूजुअली बैचलर्स डिग्री जिसमें रिक्वायर होती है या फिर हायर डिग्री रिक्वायर होती है, तो उसे भी यहाँ पर स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन में H1B वीजा के तौर पर एम्प्लॉय किया जा सकता है। मतलब कि अगर मुझे यहाँ पर जो एडिटिंग है बहुत अच्छी तरीके से आती है, या फिर अगर मैं कोई काम बहुत अच्छी तरीके से करता हूँ, अगर मेरी एक्सपर्टीज है, मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया हुआ है, मेरी पीएचडी भी चल रही है, तो इसी सिलसिले में अगर कोई कंपनी जो है वो अगर ये करती है कि मुझे हायर करना है, तो मुझे कौन सा वीजा मिलेगा? मुझे मिलेगा H1B वीजा। ठीक है, और उसी के साथ साथ यहाँ पर डिजाइन किया गया है कि स्टाफ जो है स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ H1B वीजा जो है उसमें ग्रीन कार्ड एप्लीकेशन का भी ऑप्शन होता है। अब ग्रीन कार्ड क्या है? ऑफिशियली इसे परमानेंट रेसिडेंट कार्ड जो है वो कहा जाता है। इशू किया जाता है इमिग्रेंट्स को, जिससे कि यहाँ पर क्या है कि वो यहाँ पर परमानेंटली रह सके, परमानेंटली काम कर सके। ठीक है, और यहाँ पर ये किसके अंडर में इशू किया जाता है? इमिग्रेशन नेशनलिटी एक्ट 1952। तो ये भी क्वेश्चन जो है आपको इस पर पूछे जा सकते हैं। देखिए, इतनी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर अगर आप न्यूज आर्टिकल देखोगे तो इतना ही दिया गया है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने ये चीजें की है और उन्होंने बैन लगाने दिया है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो है पास की है।
बाकी ये पूरे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। तो जब इतनी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है तो इसके बदले में एक शेयर तो बनता है, तो शेयर कर दो वीडियो को। अब यहाँ पर आप देखिए H1B वीजा होल्डर जो है वो यहाँ पर अपने स्पाउस को, अपने चिल्ड्रन को जो अंडर 21 ईयर्स है उनको भी यूएसए में ला सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं हूँ, मेरी अगर शादी हो गई है, तो फिर मैं अगर वहां पर काम कर रहा हूँ H1B वीजा के ऊपर, तो फिर मैं अपने जो बच्चे हैं, जो वाइफ है, उसको भी वहां पर लेकर जा सकता हूँ। भले वहां पर वो काम नहीं कर रहे हैं लेकिन मैं उनको लेकर जा सकता हूँ क्योंकि वो डिपेंडेंट्स है ना। अब यहाँ पर उनको कौन सा वीजा मिलेगा? उनको भी क्या H1B वीजा मिलेगा? नहीं, उनके लिए H4 वीजा जो है वो दिया जाता है। अब H4 वीजा होल्डर जो है वो यूएसए में रह सकते हैं जब तक H1B वीजा मेरा जो है वहां पर मैं रह रहा हूँ, लेकिन वो काम करने के लिए एलिजिबल नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर मैं H4 वीजा पर उनको लेकर जाऊंगा वहां पर काम करने के लग जाएंगे, नहीं। H1B वीजा जो है वो वहां पर काम कर सकते हैं और वहां पर स्कूल जो है वो अटेंड किया जा सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो मिल सकता है, बैंक अकाउंट ओपन हो सकता है यूएसए में। क्लियर है? तो ये भी चीज जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम यहाँ पर आते हैं, तो ये जो है वीजा टाइप्स यहाँ पर दिए गए हैं और पर्पस यहाँ पर दिया गया है, जिससे कि जितने भी वीजा है आपको वहां पर पता चल जाए। क्योंकि क्या होगा, मैच द पेयर में आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, क्योंकि अब इतना ही न्यूज में चल रहा है, H1B वीजा बोलिए, L1 वीजा बोलिए, काफी न्यूज में चल रहा था, तो इसीलिए मैं ये पूरा चीज जो यहाँ पर लेकर आ गया हूँ। और ये जो फोटो है ये मैं टेलीग्राम पर भी शेयर कर दूंगा, जिससे कि क्या है कि आपको पढ़ने में आसानी हो जाएगी। अगर मैच द पेयर में पूछा जाता है तो आप इजीली उसका जवाब दे पाओगे। तो यहाँ पर सबसे पहला आता है H1B वीजा। H1B वीजा का पर्पस क्या है? ये इशू किया जाता है स्किल्ड वर्कर्स के लिए, ठीक है। और आईटी कंपनीज जो है मोस्टली जो स्पेशलिस्ट एक्सपर्टीज है आपका, उसके लिए इशू किया जाता है। H4 वीजा अगर हम देखें तो ये डिपेंडेंट जो होते हैं H1B वीजा होल्डर के, उनके लिए दिया जाता है। मतलब जैसे मैंने आपको बताया, मेरे अगर बच्चे हैं जो 21 साल से कम है या फिर वाइफ है, तो उनके लिए, क्योंकि वो डिपेंडेंट्स है, तो उनके लिए वीजा इशू किया जाएगा। दूसरा यहाँ पर हमें देखने को मिलता है H2B वीजा, ठीक है। H1B वीजा हो गया, यहाँ पर H2B वीजा है। ये इशू किया जाता है सीजनल वर्कर्स के लिए, ठीक है। हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्रीज जो होती है, तो सीजनल वर्कर जो होते हैं, सीजन आ गया है तो यहाँ पर ज्यादा वर्कर्स की जरूरत पड़ती है, सीजन नहीं है तो फिर स्लैक सीजन चलता है। तो इस तरीके से H2B वीजा जो है वो सीजनल वर्कर्स के लिए इशू किया जाता है। फिर हमें देखने को मिलता है L1 वीजा। L1 वीजा जो है कंपनी को अलाउ करता है कि वो हाईली स्किल्ड वर्कर जो है उनको ट्रांसफर करे टू यूएसए फॉर अ पीरियड अप टू 7 ईयर्स। मतलब कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कंपनी है, कोई कंपनी का एम्प्लॉय यहाँ पर है, ठीक है, इंडिया में उन्होंने, मतलब होती है ना अलग अलग कंपनी से यहाँ के एम्प्लॉय कर लिया, लेकिन अब ट्रांसफर करना है, तो फिर उसके लिए L1 वीजा जो है वो इशू किया जाता है। हाई स्किल्ड वर्कर अगर है तो यूएसए में उसको बुलाना है, तो भैया तुम यूएसए में आ जाओ, यूएसए में काम करो। तो ऐसा यहाँ पर देखने को मिलता है। ऐसे हम कई लोग देखते हैं ना कि यहाँ पर उन्होंने काम किया है, फिर उसके बाद बोल रहे हैं कि अब मुझे बुलावा आया है यूएसए से, मुझे बुलावा आया है इस कंट्री से, तो यहाँ पर यूएसए में अगर आप जा रहे हो तो L1 वीजा जो है वो इशू किया जाता है। फिर आता है J1 वीजा। J1 वीजा जो है वो स्टूडेंट्स के लिए किया जाता है, वर्क स्टडीज समर प्रोग्राम के लिए, ठीक है। तो ये J1 वीजा होता है, मतलब स्टूडेंट्स के लिए बेसिकली इशू किया जाता है। तो ये जो वीजाज है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये पूरा याद कर लीजिए आप, क्योंकि आपको मैथ्स द पेयर में पूछा जा सकता है ऐसा क्वेश्चन। चलिए अगले इस पर आते हैं, जो कि लोकस्ट की बात कर रहे हैं। तो लोकस्ट जो है वो कहाँ पर है, कहाँ पर वो जाने वाले हैं? लोकस्ट आप सभी को पता है, हमने इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी चर्चा की भी है कि लोकस्ट अटैक जो है वो हमें देखने को मिल रहा है, और लोकस्ट अटैक की वजह से जो फूड सिक्योरिटी है वो यहाँ पर खतरे में आ सकती है। मंडे को राजस्थान चीफ मिनिस्टर जो है अशोक गहलोत, उन्होंने यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को लिखा, अर्ज किया कि वो लोकस्ट आउटब्रेक जो है स्टेट में नेशनल डिजास्टर डिक्लेयर करे। जब भी नेशनल डिजास्टर डिक्लेयर होता है तो वहां पर कई सारी फैसिलिटीज जो है वो दी जाती है। तो यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि जो राजस्थान है वहां पर लोकस्ट अटैक जो है उसके रिगार्डिंग नेशनल डिजास्टर आपने डिक्लेयर करना चाहिए। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, लोकस्ट अटैक। लोकस्ट अटैक, लोकस्ट एक पेस्ट तरीके का होता है। पेस्ट मतलब वो वाला पेस्ट नहीं, ठीक है, सुबह उठ के जो करते हो। लोकस्ट अटैक एक पेस्ट तरीके का होता है, और फिर उसके बाद क्या होता है, ये अटैक करते हैं, किस पर अटैक करते हैं? इंसानों पर करते हैं क्या? नहीं, जो भी खाने की चीजें होती है वो इतना ज्यादा खा सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो कि झुंड में ट्रेवल करते हैं, झुंड में ट्रेवल करते हैं और बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कौन कौन से टाइप के लोकस्ट होते हैं, वो भी हम देखेंगे। टोटल 10 टाइप के लोकस्ट होते हैं, उन सभी के नाम भी हम देखेंगे, जो हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। उसी के साथ इंडिया में जो प्रजातियां देखी जाती है उनके बारे में भी देखेंगे। जब भी इनका अटैक होता है तब पूरा जो अनाज है वो खा लेते हैं, फूड खा लेते हैं, जिससे क्या होता है, फूड सिक्योरिटी में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, फूड सप्लाई में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। और फूड सप्लाई मतलब क्या है कि अगर यहाँ पर जो अनाज है वो पूरा खा लिया जाए लोकस्ट के द्वारा, तो मतलब सप्लाई जो है वो हो पाएगा क्या? सप्लाई नहीं हो पाएगा। सप्लाई नहीं होगा, सप्लाई अगर कम हो जाता है तो फिर क्या होगा, डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, मतलब प्राइजेस जो है वो इंक्रीज हो जाएगी,
है ना, ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिलता है। एट प्रेजेंट अगर आप देखो मानसून बहुत अच्छा आया है, हमने कल के ही आर्टिकल में डिस्कस किया था मानसून बहुत अच्छा आ रहा है, तो जब मानसून अच्छा आ रहा है तो बट ऑब्वियस है कि यहाँ पर सप्लाई अच्छा होगा। लेकिन लोकस्ट अटैक हमने कुछ कंसर्न भी देखे थे कल, अगर आपको याद होगा हमने लोकस्ट के बारे में भी कंसर्न देखा था कि लोकस्ट अटैक हो रहा है जिसकी वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम्स हो सकती है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, तो फ्रेश स्वाम जो है वो अप्रैल में अराइव हुए थे जैसा हमने देखा था। उसके बाद वो क्या होता है कि वो ग्रीन फॉडर जो उसके सर्च में भागते हैं कि कहाँ हमें अनाज जो है वो मिल जाए, कहाँ हमें खाना जो है वो मिल जाए, और वो किधर आ रहे थे, वो सेंट्रल इंडिया की तरफ आ रहे थे। ठीक है, ये हमें देखने को मिला और मानसून जो है वो स्टार्ट हो गया। उसके बाद वो यहाँ पर क्या हुआ, फिर से राजस्थान जो है उसकी तरफ जाना शुरू कर दिया, और इसीलिए वो बोल रहे हैं कि यहाँ पर क्या करो भैया, तुम यहाँ पर नेशनल डिजास्टर डिक्लेयर कर दो। अब रीजन क्या है, रीजन ये है कि वो एग लेइंग हैबिटेट ढूंढते हैं। अब जब उन्हें एग देना होता है, ये जो ये है इन्हें एग देना होता है, तो वो क्या करते हैं, डिग करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा वो खड्डा करते हैं, और ये जो खड्डा है ये मोस्टली उन्हें जो सैंडी सॉइल होती है, सैंडी सॉइल वहां पर मोस्ट कंडीसिव होता है इस चीज के लिए। तो वहां पर क्या करते हैं, राजस्थान में उन्हें वैसी पूरी सिचुएशन मिलती है, तो फिर क्या करते हैं वो वहां पर और ज्यादा पैदा करते हैं, और जितनी ज्यादा ब्रीडिंग हो जाती है फिर उसके बाद और ज्यादा उनकी तादाद बढ़ जाती है, और तादाद बढ़ जाती है तो उनको खाने की जरूरत पड़ती है डेवलपमेंट के लिए, उनके शरीर को डेवलप करने के लिए खाने की जरूरत पड़ती है, और फिर खाने के पीछे भागते हैं। जहां पर भी ग्रीन फोडर मिले वहां पर वो भागने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और इसीलिए यहाँ पर बहुत सारी जगहों पर, गुजरात देखिए, राजस्थान देखिए, वहां पर ये हमें देखने को मिल रहे हैं। अब मेन स्पेसिफिक जो चीज आती है वो ये है, क्योंकि मेंस में भी आपको आंसर राइटिंग लिखनी पड़ती है, लोकस्ट इतना न्यूज में चल रहा है तो उस पर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब ये जो चीजें हैं वो तो आप मन से लिख सकते हो कि लोकस्ट क्या है, ये आपको पता ही है अब। ठीक है, यहाँ पर इंपैक्ट जो है लोकस्ट अटैक का ये क्या होता है, तो स्पेसिफिक तरीके से आपको लिखना होगा। तो यहाँ पर पॉइंट वाइज मैंने दिया हुआ है, जैसे कि फूड सिक्योरिटी जो है उसे अफेक्ट करेगा। पहली चीज जैसे मैंने आपको कहा है कि जो भी खरीफ क्रॉप हो, रबी क्रॉप है, वो खा लेते हैं, जो भी उन्हें मिलता है वो खा लेते हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है, फूड सिक्योरिटी में प्रॉब्लम होता है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने वार्न किया है कि लोकस्ट अटैक जो है यहाँ पर मेजर थ्रेट फूड सिक्योरिटी को दे सकता है। जो फार्मर्स है उनको अफेक्ट करेगा, बट ऑब्वियस है कि यहाँ पर जो स्टैंडिंग क्रॉप्स है उन्हें अगर खराब कर देते हैं तो फार्मर की जो फसल है, जो उन्होंने वहां पर अपना इन्वेस्टमेंट किया है, वो वहां पर खराब हो जाएगा। अब फार्मर्स मोस्टली लोन लेकर वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो अनाज है वो उगाते हैं, तो उनका लोन जो है पे बैक कैसे करेंगे, तो ये जो है फार्मर्स उनको भी यहाँ पर अफेक्ट करेगा। उसी के साथ अर्बन एरियाज जो है वहां पर भी अफेक्ट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, रबी क्रॉप बोलिए, खरीफ क्रॉप बोलिए, क्रॉप्स ही नहीं आएंगे तो उससे क्या होगा, उससे यहाँ पर जो फूड सप्लाई है उसमें प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। उसके वजह से डे टू डे लाइफ जो है उसमें डिस्ट्रप्शन हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि जो कॉस्ट है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ये जो इम्पैक्ट है लोकस्ट अटैक का वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। उसी के साथ साथ अब क्या वे फॉरवर्ड क्या होगा, क्या आगे क्या किया जा सकता है। इमीडिएट मेजर के तौर पर देखिए, इमीडिएट मेजर जरूरी है क्योंकि यहाँ पर अटैक हो रहा है। इमीडिएट मेजर के तौर पर अगर देखा जाए, एरियल स्प्रेइंग जो है यहाँ पर इंसेक्टिसाइड की, वो यहाँ पर ब्रीडिंग साइट्स पर होनी चाहिए। जहां पर भी वो ब्रीडिंग कर रहे हैं वहां पर इंसेक्टिसाइड कर दो, जिससे क्या होगा कि वो पूरा पूरा नष्ट हो जाएगा। उसी के साथ साथ बहुत सारे लोग तो ये भी बोलते हैं कि पेस्ट जो है वो हाई प्रोटीन कंटेंट काफी हाई होता है, तो जो ये है जो लोकस्ट है उन्हें खाना शुरू कर दो, अपने डाइट में इंक्लूड कर दो। लेकिन खाएंगे तो कितना खाएंगे, वो इतने मिलियंस में होते हैं, खाएंगे भी कैसे, ये भी एक प्रॉब्लम आता है। उसी के साथ सिस्टमेटिक स्टडी जो है लोकस पर वो होनी चाहिए। आईसीएआर जो है उन्होंने एडमिट किया है कि सिस्टमेटिक रिसर्च जो है लोकस पर हुआ नहीं है, इसलिए पता ही नहीं है कैसे उसे कंट्रोल किया जाए। ठीक है, उसी के साथ साथ यहाँ पर रिसर्च फ्रेमवर्क जो है क्लाइमेट चेंज पर, उसे भी स्ट्रेंथन करना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखोगे तो काफी क्लाइमेट चेंज जो है वो हमें देखने को मिल रहा है, अलग अलग डायमेंशंस क्लाइमेट चेंज के देखने को मिल रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर क्या करना चाहिए हमने, तो जो भी एनवायरमेंट चेंजेस हो रहे हैं उसके सोर्सेस को, कॉन्सिक्वेंसेस को और नेशनल रिस्पॉन्स में उस तरीके फॉर्मुलेशन हमें करना चाहिए। उसी के साथ साथ यहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन को स्ट्रेंथन करना चाहिए, जिससे क्या होगा कि जो मूल रूप में जहां पर प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, जहां पर लोकस्ट अटैक हो रहा है, वहां पर ये सोल्यूशन जो है वो निकाला जा सके, क्योंकि वहां के लोग प्रॉपर सोल्यूशन निकाल सकते हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पर रीजनल कोऑपरेशन जो है वो भी होना चाहिए। तो ये सारे वे फॉरवर्ड्स हमें देखने को मिलते हैं, सोल्यूशन देखने को मिलते हैं लोकस्ट, क्योंकि लोकस्ट अटैक पर अगर आपको क्वेश्चन आता है तो पिछली स्लाइड जो इंपैक्ट है और वे फॉरवर्ड, ये दोनों चीजें आपको लिखनी ही पड़ेगी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, अब यहाँ पर ग्लांस देख लेते हैं फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन। तो यहाँ पर अगर हम देखें एफएओ, ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी यूनाइटेड नेशन की, जो फाउंड की गई थी 1945 को। उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर आप देखो मिशन क्या है कि फूड सिक्योरिटी जो है वो अचीव किया जाना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर 1926 से 32 लोकस प्लेग जो है वो इंडिया में हमें देखने को मिला था। अब ये जो काल है ये हम ब्रिटिश काल बोल सकते हैं, ब्रिटिशर्स का शासन था। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यहाँ पर रिसर्च जो है डेजर्ट लोकस्ट पर वो शुरू कर दी थी। उसी के साथ साथ उन्होंने यहाँ पर क्या किया
कि 1939 में परमानेंट लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका स्टैब्लिशमेंट कर दिया। ठीक है, कराची में उसका स्टेशन हमें देखने को मिला, अनडिवाइडेड इंडिया में। मेन जॉब क्या था कि यहाँ पर स्पेसिफिक सब स्पीशीज जो है इंसेक्ट्स है उस पर नजर रखे रहे। ठीक है, लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल है कि वो कंट्रोल लोकस सिचुएशन जो है, जो भी यहाँ पर डेजर्ट एरिया में देख रहे हैं उसे यहाँ पर देख सके, सर्विलेंस उसका कर सके, मॉनिटरिंग वहां पर कर सके। तो ये भी चीज यहाँ पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब यहाँ पर 10 प्रोमिनेंट स्पीशीज जो है हमें लोकस्ट के देखने को मिलते हैं। डेजर्ट लोकस्ट है, बॉम्बे लोकस्ट है, माइग्रेटरी लोकस्ट है, इटालियन लोकस्ट है, मोरक्कन डेजर्ट लोकस्ट है, रेड लोकस्ट है, ब्राउन लोकस्ट है, साउथ अमेरिकन लोकस्ट है, ऑस्ट्रेलियन लोकस्ट है और ट्री लोकस्ट है। इंडिया में अगर हम देखें तो 4 जो टाइप है देखने को मिलते हैं, डेजर्ट लोकस्ट, माइग्रेटरी लोकस्ट, बॉम्बे लोकस्ट और ट्री लोकस्ट। डेजर्ट लोकस्ट जो है काफी ज्यादा न्यूज में चल रहा है, इसीलिए ये इंडिया में कौन कौन से पाए जाते हैं ये आपको पूछा जा सकता है, तो इसीलिए ये आपको अच्छी तरीके से पता रहना चाहिए। साइंटिफिक नेम्स भी अगर हम देखें लोकस्ट के तो ये हमें देखने को मिलते हैं, चारों ही जो लोकस्ट है उनके साइंटिफिक नाम बहुत कम चांसेस है पूछने के, लेकिन कभी कभार भावुक हो जाती है कोई एग्जाम तो आपको पूछ लेते हैं, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले इस पर बढ़ते हैं, रेड फ्लैग्स ओवर फॉरेस्ट रेंज, पावर लाइन रायपुर टू गोवा ऑन पॉज। अब देखिए पावर लाइन जो है, जो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोवाइड करेगी, तो वो यहाँ पर पॉज में चल रही है। तो क्यों पॉज में चल रही है? बट ऑब्वियसली एनवायरमेंटल कोई प्रॉब्लम चल रहा होगा, वही यहाँ पर चल रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सप्लाई जो है छत्तीसगढ़ टू गोवा, यहाँ पर जो क्रॉसिंग है थ्रू कर्नाटका ये हमें देखने को मिल रहा है। तो रिवर का बेसिकली यहाँ पर प्रॉब्लम आ रहा है। तो एक रिवर हमें यहाँ पर जानने को मिलेगी जो कि है काली। ठीक है, तो ये अब आप सोचोगे कि हम नॉर्थ की बात कर रहे हैं, जी नहीं, यहाँ पर बताऊंगा। अब यहाँ पर सेंट्रल प्रोजेक्ट जो है यहाँ पर इवैक्यूएट फ्रॉम दी रायगढ़ पुल टू एनर्जी डिफिशिएंट गोवा। ठीक है, यहाँ पर क्या है, एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करने की बात की जा रही है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कर्नाटका में ऑफिशियल जो है उन्होंने यहाँ पर कन्वे किया है कि कोई भी मिटिगेशन मेजर जो है वो नहीं लिए गए हैं, कोई प्रपोज नहीं किए गए हैं। एंटायर लैंडस्केप प्रोजेक्ट जो है ये ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो है उसमें हमें देखने को मिल रहा है। अब बेसिकली आर्टिकल में लिया क्यों है ये सारी चीजें आपको पूछेंगे क्या? नहीं, लेकिन जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है उसके रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन आ सकता है कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कब डिक्लेयर किया जाता है, क्या उसकी कंडीशंस है, इंडिया में कौन कौन से बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट देखने को मिलते हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है। इसीलिए मैंने यहाँ पर ये वाला जो आर्टिकल है लिया है। तो आइए अब हम यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो है उसके बारे में देख लेते हैं। ये भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, तो इस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए, पिछली लोकस्ट वाले एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए शेयर तो बनता है, तो शेयर आप जरूर कर दीजिए आपके ग्रुप में, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक पर, जहां आपको शेयर करना है करिए। आपको मुझे टैग करना है टैग करिए, लेकिन शेयर जरूर कीजिए। बायोडाइवर्सिटी जो है वो रेफर करता है एज द वेरिएशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज पर्टिकुलर हैबिटेट में। बायोडाइवर्सिटी मतलब क्या है कि कितना वास्ट है, मतलब अगर हमें बहुत सारी स्पीशीज देखने को मिल रहे हैं उसे हम कहेंगे बायोडाइवर्सिटी। देखिए बायोडाइवर्सिटी का मतलब ये नहीं है कि कोई पर्टिकुलर एरिया है वहां पर बहुत सारी लायंस है या फिर बहुत सारे एक प्रकार के फूल है, वो बायोडाइवर्सिटी नहीं है, वो तो उनकी तादाद ज्यादा है। बायोडाइवर्सिटी मतलब क्या है कि वेरिएशन हमें प्लांट्स और एनिमल्स में देखने को मिलते हैं। मतलब एक पर्टिकुलर एरिया है, ठीक है, उसमें अगर 100 लायन है तो उसे हम बायोडाइवर्सिटी एरिया कहेंगे क्या? नहीं, लेकिन एक एरिया है उसमें टोटल 85 एनिमल्स है, लेकिन 50 एनिमल्स अलग अलग है, सब अलग है, तो वो हम बायोडाइवर्सिटी कहेंगे। तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? वेरिएशन जो होते हैं प्लांट्स एनिमल स्पीशीज में, उसे हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। स्पीशीज इवननेस और स्पीशीज रिचनेस जो है वो यहाँ पर कंपोनेंट फॉर्म होता है बायोडाइवर्सिटी का। इंडिया इज नोन फॉर रिच बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, काफी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है। और ये जो टर्म है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ये कॉइन किसने किया था? नॉर्मन मेयर्स, इसके द्वारा कॉइन किया गया था। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिफाइन कैसे किया जाता है? रीजन विच आर नोन फॉर देयर हाई स्पीशीज रिचनेस एंड एंडेमिज्म। मतलब कोई पर्टिकुलर एरिया है, ठीक है, उसमें काफी रिच बायोडाइवर्सिटी हमें देखने को मिल रही है, स्पीशीज रिचनेस है, उसे हम कहेंगे बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। ठीक है, अब यहाँ पर और इंपॉर्टेंट चीज आती है कि क्राइटेरिया क्या है हॉटस्पॉट डिटरमाइन करने का। तो यहाँ पर कंजर्वेशन इंटरनेशनल अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या है, 2 क्राइटेरिया हमें देखने को मिलते हैं हॉटस्पॉट डिक्लेयर करने के लिए। पहला है रीजन जो है एटलीस्ट 1500 स्पीशीज जो है वो रहना चाहिए वस्कुलर प्लांट की। इट शुड हैव हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म, मतलब वो वही रीजन को बिलोंग करती हुई रहना चाहिए। ठीक है, एंडेमिज्म मतलब क्या? वही रीजन से वो बिलोंग कर रही है। तो एंडेमिज्म रहना चाहिए, 1500 स्पीशीज वस्कुलर प्लांट की रहनी चाहिए। उसी के साथ 70% ऑफ ओरिजिनल हैबिटेट जो है वो कंटेन करना चाहिए। तो ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हमें हॉटस्पॉट जो है वो देखने को मिलता है। अब इंडिया में अगर हम देखें तो 4 मेजर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हमें देखने को मिलते हैं, हिमालयन, इंडो बर्मा रीजन, द वेस्टर्न घाट्स और सनलैंड्स।
तो ये हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 4 जो ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है आपको पता रहना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये भी चीज काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले इस पर बढ़ते हैं। वैक्सीन, इतनी सारी वैक्सीन जो है वो क्यों डेवलप की जा रही है? अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट लिस्ट अगर हम देखें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, 165 वैक्सीन नोवेल कोरोना वायरस जो है वो डेवलप की जा रही है अक्रॉस द वर्ल्ड। अब क्यों इतनी की जा रही है, उसके पीछे का कारण क्या है? उसके पीछे कारण ये है कि वैक्सीन जो है ये फेल होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। मतलब यहाँ पर क्या है, सक्सेस रेट जो है काफी लो होता है। मतलब यहाँ पर क्या है कि जो वैक्सीन डेवलपमेंट है वो यहाँ पर काफी कॉम्प्लेक्स है, टाइम कंज्यूमिंग है और रिसर्च इंटेंसिव प्रोसेस है, जिसमें काफी ज्यादा रिसोर्सेस लगते हैं, टाइम काफी ज्यादा लगता है और काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। मतलब अगर आप देखो कोई कोई वैक्सीन ऐसी है जिसकी, मतलब कोई कोई डिसीज ऐसे है जिसकी वैक्सीन जल्दी हो जाती है, कोई कोई डिसीज ऐसे है जिसकी वैक्सीन बनती ही नहीं है, जैसे कैंसर आप देख लीजिए या फिर आप एड्स देख लीजिए, अभी तक हमें देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन कोई कोई ऐसे होते हैं जिसकी जल्दी हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखो मोस्टली एवरेजली अगर हम देखें तो 5 से 10 साल का टाइम लगता है किसी वैक्सीन को बनने के लिए, क्योंकि ट्रायल्स होते हैं, पहला फेज होता है, सेकेंड फेज होता है, थर्ड फेज जहाँ पर वो जो लोग हैं उन पर आजमाया जाता है। तो इस तरीके की हमें चीजें देखने को मिलती है। तो यहाँ पर क्या होता है, काफी रिस्की प्रोसेस होती है। ठीक है, जिसके सक्सेस जो है बहुत कम होते हैं, सक्सेस रेट। और इसीलिए यहाँ पर इतने ज्यादा कैंडिडेट्स हमें देखने को मिल रहे हैं, जो इतने ज्यादा लोग यहाँ पर वैक्सीन के लिए ट्राई कर रहे हैं। तो कौन जीतेगा वो हम यहाँ पर देख लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो मोस्ट वैक्सीन कैंडिडेट्स ईयर्स इन ब्रैकेट सिग्निफाई फर्स्ट आउटब्रेक। यहाँ पर आप देखते हो कोविड-19 165 हमें देखने को मिल रहे हैं, मर्स अगर हम देखें 48 थे, H1N1 देखें 30, सार्स अगर हम देखें 33, मलेरिया 37, टीबी 29, इस तरीके से हमें देखने को मिल रहे थे। अब यहाँ पर कंसिडर करते हैं आउट ऑफ 100, ठीक है, रिसर्च लेबोरेटरीज पोटेंशियल कैंडिडेट्स बेयरली 20 मेक्स इट प्री क्लिनिकल ट्रायल स्टेज। तो यहाँ पर जो ट्रायल स्टेज होते हैं, तो जो यहाँ पर 100 अगर आए हैं तो 20 से प्री क्लिनिकल ट्रायल पर जाते हैं। ठीक है, नॉट मोर देन 5 जो है ओरिजिनल अप्रूव्ड फॉर ह्यूमन ट्रायल्स। ह्यूमन ट्रायल के लिए 5 से कम अप्रूव होते हैं। मतलब आप सोचिए कि कितने कम यहाँ पर परसेंटेज हो जाते हैं। तो 165 अगर हम देखें तो उसमें से भी आप सोचिए क्लिनिकल ट्रायल के लिए कितने गए हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि 23 ऑफ देम ह्यूमन ट्रायल। ठीक है, सभी यहाँ पर सक्सेसफुल नहीं होने वाले ह्यूमन ट्रायल्स के लिए जो भी गए हैं, तो उसमें से भी हम देखेंगे बहुत कम यहाँ पर आने वाले हैं। तो इसीलिए यहाँ पर इतने सारे हमें देखने को मिलते हैं, जिसका भैया तुम भी ट्राई करो, तुम भी ट्राई करो, जिसका हो गया उसका देख लेंगे, ऐसा हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। फेज 3 ट्रायल जो है यहाँ पर टेस्ट किया जाता है एबिलिटी टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन ह्यूमन बॉडी में। ठीक है, रियल लाइफ सिचुएशन में, यहाँ पर एक्चुअल में ह्यूमंस पर वो ट्रायल जो है वो किया जाता है। ठीक है, और इसीलिए हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि जो वैक्सीन है वो इतने ज्यादा कैंडिडेट्स हमें देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि फेज 3 तक पहुंचना काफी मुश्किल है। फेज 3 के बाद भी फाइनल लेवल पर पहुंचना कि हाँ हम इसे अप्लीकेबल यहाँ पर बना सकते हैं, और अब यहाँ पर जो वैक्सीन है फाइनली डेवलप हो चुकी है, ऐसा हम देखते हैं। तो रशिया आप देखिए, रशिया जो है वो फाइनल स्टेज पर पहुंच गया है, हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं। अब यहाँ पर हमें देखना होगा एक्चुअल में कौन फाइनल स्टेज तक पहुंच जाता है। मल्टीपल कोरोना वायरस वैक्सीन जो उसकी भी जरूरत पड़ती है। क्यों जरूरत पड़ती है? क्योंकि अगर एक वैक्सीन, ठीक है, एक वैक्सीन, क्योंकि कोरोना वायरस के हमारे बारे में हमें डिटेल में पता नहीं है, ये खुद को चेंज करता है, म्यूटेट करता है, क्या करता है, इसीलिए एक वैक्सीन बन गई, उन्होंने बोल दिया कि हाँ ये वैक्सीन काम कर रही है। जरूरी नहीं वही वैक्सीन जो है सभी देशों में काम करे। इसीलिए यहाँ पर क्या है कि एक वैक्सीन बन चुकी है, लेकिन दूसरा भी यहाँ पर अल्टरनेटिव जो है वो डेवलप रहना चाहिए, और ये भी चीज यहाँ पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो कि यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो ऑलरेडी यहाँ पर $1 बिलियन अग्रीमेंट जो है मल्टीपल लीडिंग कंटेंडर्स पर जा चुके हैं कि भैया तुम बनाओ, है ना। तो इस तरीके से हमें अलग अलग जगहों पर देखने को मिल रहा है, और ये कारण है इतने सारे वैक्सीन जो है वो हमें कैंडिडेट देखने को मिल रहे हैं। और एक रीजन है कि कोई गारंटी नहीं है कि फर्स्ट वैक्सीन जो है मोस्ट इफेक्टिव रहेगी। हो सकता है कि फर्स्ट वैक्सीन जो है वो कुछ लोगों के लिए इफेक्टिव रहे, बाकी लोगों के लिए ना रहे, उसके साइड इफेक्ट्स जो है वो अगर ज्यादा रहते हैं तो और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर क्या है कि जो चीजें हैं वो और आसान हो जाए, उसी के साथ यहाँ पर प्रोडक्शन कॉस्ट जो है मल्टीपल वैक्सीन की वो भी यहाँ पर हम एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो ये सारे कारण है जिसके लिए मल्टीपल वैक्सीन जो है उसकी तैयारी की जा रही है। फंड अवेबिलिटी, वैक्सीन डेवलपमेंट जो है काफी कॉस्टली प्रोसेस है ना, इसीलिए यहाँ पर क्या है कि जो फंड अवेबिलिटी है उसके भी यहाँ पर प्रॉब्लम्स होते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए कोरोना वायरस वैक्सीन स्टोरी अभी तक अगर हम देखें, मोर देन 160 वैक्सीन कैंडिडेट जो है प्री क्लिनिकल या फिर क्लिनिकल ट्रायल में देखने को मिल रहे हैं। 23 जो है क्लिनिकल ट्रायल में है, 6 जो है फाइनल स्टेज में है। ठीक है, ये हमें देखने को मिल रहा है। एटलीस्ट 8 कैंडिडेट जो है वो डेवलप किए जा रहे हैं इंडिया में। तो ये चीजें हमें यहाँ पर एट प्रेजेंट देखने को मिल रही है। तो फाइनल जब वैक्सीन आएगी तभी हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि भैया यहाँ पर सब कुछ अच्छा हो गया है। नेक्स्ट यहाँ पर आ रहा है टाइम कैप्सूल। टाइम कैप्सूल क्या होता है, ये इंस्टॉल कहाँ किया जा रहा है, उसी के साथ ये चर्चाएं चल रही है कि जो राम जन्मभूमि
तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट है वो यहाँ पर जो टाइम कैप्सूल है वो यहाँ पर डालने वाले हैं। तो एक टाइम कैप्सूल क्या होता है ये हमारे लिए जानना इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखिए जो टाइम कैप्सूल है ये कंटेनर होता है, ठीक है, किसी भी साइज का या शेप का। इस तरीके से आप देख सकते हो टाइम कैप्सूल ये किसी भी शेप का या साइज का कंटेनर होता है जिसमें डॉक्यूमेंट्स, फोटोज, फैक्ट्स ये उसमें इंसर्ट कर दिए जाते हैं, उसे गाड़ दिया जाता है जमीन में, जिससे क्या हो कि आगे सेंचुरीज के बाद जब हो सकता है कि ये पूरी सिविलाइजेशन जो है वो नष्ट हो जाए, एक नई सिविलाइजेशन का इजाद हो, नई सिविलाइजेशन यहाँ पर डेवलप हो जाए, और नई सिविलाइजेशन जो है वो जब यहाँ पर एक्सकेवेशन करेगी, जैसे आज हम करते हैं तो हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पता चलता है ना, एंशिएंट हिस्ट्री जो है उसमें हम पढ़ रहे हैं एमएम एकेडमी ऐप पर, है ना। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप एमएम एकेडमी को प्रमोट करने का मौका नहीं छोड़ते हो, तो क्यों छोड़ेंगे भाई साहब। जब मैं आपको इतनी अच्छी क्वालिटी दे रहा हूँ तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आप उससे वंचित रहो, मैं चाहता हूँ कि आप उसका उपभोग करो, आप उसको एंजॉय करो, आपके एग्जाम में वो काम आएगा। इतनी हाईएस्ट क्वालिटी में दे रहा हूँ। मेरी बहन को 99.2% मिले हैं 10th में, उसको भी मैं यही जो एमएम एकेडमी है उसी से मैं पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ, तो वो भी वो लेक्चर देख रही है, तो आपको बेनिफिट होने वाला, इसलिए मैं बोलता हूँ, बाकी उसमें कुछ ये नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो जो फोटोज होते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया, जो हम पैलेलिथिक एज बोलिए, नियोलिथिक एज बोलिए, मेसोलिथिक एज बोलिए, तो उसमें जो भी हम एक्सकेवेशन करके निकालते हैं, जो भी हमें पता चलता है, तो आगे आने वाली सेंचुरीज में वो भी यहाँ पर जब एक्सकेवेशन करेंगे तब उन्हें इस तरीके की जो चीजें हैं वो मिलेगी, उन्हें पता चलेगा कि अच्छा उस टाइम पे लोग कैसे रहते थे। तो इसके लिए टाइम कैप्सूल जो है वो डाल दिया जाता है कि आगे जमाने में जब लोग इसे खोद कर देखेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि आज हम कैसे रहते थे, ठीक है। टाइम कैप्सूल जो है स्पेशल इंजीनियरिंग रिक्वायर होती है क्योंकि सेंचुरीज तक चलता है ये, तो बट ऑब्वियस ऐसे कागज में गुंडाल के उसे दफना दिया जाए ऐसा तो हो नहीं सकता है ना। मटेरियल जो है एल्यूमिनियम, स्टेनलेस स्टील ऐसे लगता है जो कि यहाँ पर काफी साल तक रहे। उसी के इंटरनेशनल टाइम कैप्सूल सोसाइटी बेस्ड है यूएस में, फॉर्म की गई थी 1990 में, ये भी काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अब यहाँ पर क्या इंडिया में ये पहली बार हो रहा है या पहले भी हुआ है, अभी तो खैर ये मतलब डिनाई कर दिया गया है, तो हम ऑथेंटिकली नहीं बोल सकते हैं कि टाइम कैप्सूल जो है वहाँ पर ये किया जा रहा है, लेकिन क्या पहले इंडिया में हुआ है? जी हाँ, कई बार किया गया है। रेड फोर्ट जो उसके बाहर किया गया है 1972 में प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, और बहुत सारी जगहों पर हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो 2010 कानपुर, 2010 गांधीनगर, 2014 मुंबई, 2019 जलंधर, तो पहले भी हुआ है। आपको इसमें पूछा जा सकता है कि ये फर्स्ट टाइम हो रहा है या टाइम कैप्सूल क्या है, सीधा आपको ऐसा ही क्वेश्चन आ सकता है। अब देखिए यहाँ पर कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर जो प्रेसिडेंट थी प्रतिभा पाटिल जी, उन्होंने यहाँ पर आईआईटी कानपुर, वहाँ पर उसी के साथ यहाँ पर आप देख सकते हो जो गर्ल्स इंग्लिश इंस्टीट्यूट है मुंबई में, वहाँ पर, तो अलग अलग जगहों पर किया हुआ है। सिग्निफिकेंस क्या है कि यहाँ पर मोटिवेटेड यहाँ पर रहे कि भैया हम किस तरीके से रहते थे, क्या होता था, ये सब कर सके। अब देखिए बहुत सारे जो हिस्टोरियंस है वो इससे ये नहीं करते हैं, क्योंकि क्या है हम फोटोज ले रहे हैं, हम जो एक्चुअल में नहीं है हो सकता है उसके विपरीत कुछ दिखाए फोटोज के जरिए या लिखावटी में कुछ और दिखाए, और यहाँ पर पता नहीं चलता है कि क्या क्या बताकर ये डाल रहे हैं उसमें, है ना। तो रियल पिक्चर जो है वुड नॉट कंस्ट्रक्ट टू द रियल पिक्चर्स, ये यहाँ पर प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती है। तो हिस्टोरियंस जो है वो इसे एज सस्पिशियस नजर से देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर है न्यू अमेरिकन सेंसस अपीयर्स टू बी इन सिंक विद इंडियाज टर्न टुवर्ड्स द डीकपलिंग फ्रॉम चाइना। यहाँ पर बेसिकली टिकटॉक बैन की बात हो रही है। इंडिया ने टिकटॉक बैन किया, यूएसए जो है वो भी अब उसी राह पर चल रहा है, लेकिन यूएसए जो है क्या वो टिकटॉक बैन कर रहा है? जी नहीं, यहाँ पर इंडिया ने ह्यूजली पॉपुलर टिकटॉक बैन कर लिया, है ना। अब यहाँ पर आप देखिए रैदर टिकटॉक को सिंपली बैन करने के वॉशिंगटन जो है अब वो यहाँ पर जो बाइट डांस है उससे जो टिकटॉक को खरीदने की कोशिश कर रहा है, मतलब जो वो बोल रहा है तुम्हारा जो आम है यूएसए में टिकटॉक का वो हम आप हमको बेच दो, ये यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। अब माइक्रोसॉफ्ट जो है यहाँ पर निगोसिएशंस कर रहा है बाइट डांस के साथ, जिसमें वो टिकटॉक ऑपरेशन जो है यूएसए में उसके साथ इन्वॉल्व है। प्रॉब्लम्स क्या चल रही है, क्यों यहाँ पर बैन किया गया है? इंडिया में बैन किया गया सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से, क्योंकि चाइना जो है उसमें बोला जाता है कि आप जो भी फॉरेन कंट्री में कंपनीज है तो फॉरेन कंट्री में जो भी लोग हैं उनका डाटा चाइनीज को दिया जाए, और पूरा कंट्रोल करती है कि वहां पर कुछ लोग जो है वो चाइनीज के अगेंस्ट में तो नहीं बोल रहे हैं। इससे इसी से साबित होता है कि अगर इंडिया के अगेंस्ट में कोई टिकटॉक पर कुछ बोल रहा है तो वो वीडियो रहता है, लेकिन अगर चाइना के अगेंस्ट में कोई टिकटॉक पर बोल रहा है, भले वो इंडियन क्यों ना हो, भले वो फॉरेनर क्यों ना हो, भले फिर वो जो वीडियो है वो डाउन कर दिया जाता है। तो इससे पता चलता है कि वो सब देख रहे हैं, वो मैनिपुलेट कर रहे हैं, है ना। इसी सिक्योरिटी रीजंस की वजह से हमारे यहाँ पर उसे बैन कर दिया गया। और ये भी देखने को मिलता है कि जो टेंशन चल रहे हैं चाइना के साथ वो भी एक मेन रीजन है। अब यूएसए जो है वो भी उसी की भी खट्टी है चाइना के साथ, तो वो भी यहाँ पर सिक्योरिटी पर्पस से बैन करने की बात कर रहा है, लेकिन अब वो बोल रहा है कि सिक्योरिटी पर्पस से हम बैन तो नहीं करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट बोल रहा है कि हम तुमको खरीद लेंगे।
अब जब खरीद लेंगे तो यहाँ पर बात की जा रही है कि जितनी भी यहाँ पर तुम जो भी चीजें देखते हो, जो भी यहाँ पर तुम्हारा डाटा लेते हो, तो वो अब सिक्योरिटी पर्पज से सब कुछ देखा जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट जो है वो यहाँ पर टिकटॉक को टेक ओवर करना चाहता है, मार्केट कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में। माइक्रोसॉफ्ट जो है वो डील करने की कोशिश कर रहा है, उसी के साथ नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न जो है वो भी यहाँ पर सॉर्ट आउट करेगा। मतलब जो भी यहाँ पर सिक्योरिटी इश्यूज है वो यहाँ पर सॉर्ट कर दिए जाएंगे, ऐसा यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट जो है उसके द्वारा बोला जा रहा है। अब यूएस मीडिया जो है वो काफी हाईलाइट कर रहे हैं ट्रम्प के पर्सनल प्रीव्यू को। चाइना ग्लोबल टाइम्स उसने डिफरेंट अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है। उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर आप देखोगे जो ट्रम्प है और चाइना है उसके बीच में यहाँ पर खटक चलती रह रही है। तो ऐसे सिनारियों में अब यहाँ पर देखना होगा माइक्रोसॉफ्ट जो है अगर वो खरीद लेता है तो फिर यहाँ पर एक बड़ी अचीवमेंट जो है वो भी हो सकती है, क्योंकि बैन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और उसी के साथ साथ ये जो टिकटॉक यहाँ पर वो खरीद लेगा तो बहुत ज्यादा एक्सपांशन जो है वो भी हो सकता है अलग अलग कंट्रीज में। और ये भी हो सकता है कि चाइना वाला टिकटॉक नहीं लेकिन यूएसए वाला टिकटॉक जो है वो इंडिया में अलाउ कर दिया जाए। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिल सकती है, क्योंकि जो माइक्रोसॉफ्ट है उसके साथ हम अच्छी टर्म्स में है। तो ये सारी चीजें भी हमें देखने को मिल सकती है। तो अब देखना होगा कि फिर से घूम फिर के टिकटॉक क्या फिर से इंडिया में शुरू होता है, ये भी एक देखने वाली बात हो सकती है। अभी वॉशिंगटन अगर हम देखें, सक्सेसफुल कैंपेन उन्होंने चाइनीज टेलीकॉम कंपनीज के अगेंस्ट में चलाया हुआ है। अब ये जो है ये फिर भी टॉप कर दी है। क्यों टॉप की है, कल की लेक्चर में हमने देखा हुआ है ना। तो अब यहाँ पर ये सारी पर्सपेक्टिव जो है, ये सारे पर्सपेक्टिव से अब चाइना अगर आप देखोगे तो फेसबुक को एंटर नहीं होने देता है ना, ट्विटर को एंटर नहीं, तो किसी को एंटर नहीं होने देता है। लेकिन अपने जो प्रोडक्ट्स है फॉरेन कंट्री में अच्छे तरीके चलाता है, तो इसीलिए वो भी यहाँ पर खतरा है यूएसए को। तो अब इसीलिए यूएसए जो है वो स्ट्रिक्ट डिसीजन लेगा और हो सकता है कि वो यहाँ पर वो परचेज भी कर ले, क्योंकि काफी महंगे इसमें वो चीजें हो सकती है। अब यहाँ पर देखिए काफी जगहों पर ऐसा भी हो रहा है कि उसने परचेस कर लिया है, ठीक है, जो माइक्रोसॉफ्ट है उसने परचेस कर लिया है। लेकिन देखिए फाइनली सारी चीजें जो है वो आने तक हम यहाँ पर बोल नहीं सकते हैं। तो इसीलिए परचेस कर लिया है तो कर लिया है, लेकिन हम यहाँ पर जो एनालिसिस है वो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसीलिए कमेंट सेक्शन में अगर कोई हो जो ये बोलना चाह रहा हो कि सर कर लिया है इतने इतने मिलियन डॉलर्स में, तो मैं उनको यही कहना चाहता हूँ कि पता है। चलो, FARA अब फॉरेन एजेंट रजिस्ट्रेशन एक्ट के बारे में अगर हम देखें, ये एक चीज आ रही है जो हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होती है। फॉरेन एजेंट रजिस्ट्रेशन एक्ट यूनाइटेड स्टेट्स लॉ पास किया गया है 1938 में। और एजेंट को यहाँ पर जो भी इंटरेस्ट है फॉरेन पावर का वो यहाँ पर देखना होता है, ठीक है, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन है फाइनेंस से रिलेटेड, एक्टिविटीज से रिलेटेड, वो सारी चीजें देखती है। तो इस पर भी आपको क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। अब नेक्स्ट यहाँ पर है गवर्नमेंट जो है वो लॉन्च कर रहा है डाटा सेंटर पॉलिसी सून सिंगल विंडो क्लियरेंस के साथ। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री है वो यहाँ पर लाइकली टू कम आउट नेशनल पॉलिसी फ्रेमवर्क यहाँ पर डाटा सेंटर जो है वो यहाँ पर ये कर रहे हैं, मतलब एक सिंगल विंडो क्लियरेंस ला रहे हैं। नहीं तो क्या होता है कि यहाँ पर आपको कोई क्लियरेंस लेना है, यहाँ पर जाओ, यहाँ पर जाओ, यहाँ पर जाओ, यहाँ पर जाओ, ऑफिस ऑफिस खेलते रहो। लेकिन अब यहाँ पर एक ही विंडो के जरिए सब क्लियरेंस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर एनर्जी डे टू डे ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल करना, इसके लिए काफी आसान हो जाता है। और उसी के साथ सिंगल विंडो क्लियरेंस रहेगा तो आपका वक्त जो है वो भी बच जाता है। नहीं तो एफडीआई जो है वो आ जाता है, एफडीआई बहुत ज्यादा आता है लेकिन उसका इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है। उसके पीछे कारण क्या है, कारण यही है कि जो क्लियरेंस है वो नहीं मिल पाते हैं। एनवायरमेंटल क्लियरेंस रह जाएगा, ये रह जाएगा, वो रह जाएगा, उसी में करप्शन बढ़ता है। सिंगल विंडो क्लियरेंस रहेगा तो करप्शन जो है वो भी नहीं होगा, है ना। अब यहाँ पर कॉस्ट जो है फर्दर डाउन लाने के लिए गवर्नमेंट जो है कुछ रिलीफ भी दे सकती है इन द फॉर्म ऑफ लोअर लेवीज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, क्योंकि यहाँ पर क्या है इंसेंटिव्स जो है वो प्रोवाइड किया जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स के लिए। उसी के साथ साथ यहाँ पर सोलर एनर्जी या फिर रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर क्या किया जा सकता है, जो लेवी किए जाते हैं वो भी यहाँ पर कम किए जाएंगे, है ना। तो ये भी चीज हमें यहाँ पर देखने को मिल सकती है। गाइडलाइन ने ये भी सजेस्ट किया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है यहाँ पर एंटायर कॉस्ट जो है एस्टेब्लिशमेंट का, ऑपरेशन का, मेंटेनेंस का, वो भी यहाँ पर इंसेंटिव के रूप में प्रोवाइड करेगी। तो आइए मैप बेस्ड एक्सरसाइज देखते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो एक पर्शियन गल्फ जो है वो हमें देखने को मिलता है। ये पर्शियन गल्फ है, यहाँ पर हमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज जो है वो देखने को मिलता है ना। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ आपने जरूर लिखा होगा। तो ये हमारे वीडियो का एंड। वीडियो अगर पसंद आता तो शेयर जरूर कीजिए और MM Academy ऐप जो है उसे डाउनलोड जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद।